हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ। अब अपन ने एस्किमो पढ़ ली थी, भील पढ़ ली थी और बुशमैन पढ़ ली थी। अब जनजाति है चौथी जनजाति और लास्ट जनजाति का वर्णन अपन करेंगे गोंड जनजाति। गोंड जनजाति। अब यह जनजाति भारत में ही पाई जाती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि भील और गोंड जनजाति मुख्यतः भारत में ही पाई जाती है। इनका निवास क्षेत्र भारत में ही है। अब यह भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। आप यूं कह सकते हो मध्यवर्ती क्षेत्र में। जैसे इसमें देखो आपके दे भी रखा है, तो इसमें भी अपन उन्हीं सब का अध्ययन करेंगे जो पॉइंट अपन ने पिछली जनजातियों में किए थे, जैसे निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, समाज एवं संस्कृति और बाहरी वातावरण से इनका प्रभाव। ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे। अब गोंड जनजाति है, यह सबसे विश्व में सबसे आधुनिक जनजाति है और सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यह बात नोट कर लो, विश्व में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। क्यों? क्योंकि यह आधुनिकता में भी सबसे आगे है और जनजातियों की बजाय इसमें आधुनिकता अधिक पाई जाती है। यह प्रायद्वीप भाग में निवास करती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंडा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लिख लो आप, गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंडा शब्द से हुई है। उत्पत्ति गोंडा शब्द से हुई है, शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। अब गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति समूह को क्या कहते हैं? गोंड कहते हैं। अब ये कौन सी पहाड़ियों में रहती है? यह प्रायद्वीपीय पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यह मुख्यतः निवास करती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का तो आपको पता ही होगा कि भारत का दक्षिणी भाग के उत्तरी भाग में यह मुख्यतः निवास करती है। मध्यवर्ती भाग में, भारत के मध्यवर्ती भाग में बोल सकते हो, मुख्यतः यह प्रायद्वीपीय भारत में निवास करती है। अब इसका विकास कब हुआ है? 16वीं से मध्य 18वीं सदी के मध्य भाग में गोंडों से शासित 4 साम्राज्य थे, जिसमें गढ़, मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला पर भी। मुगलों ने 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए थे। ठीक है। अब दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। अब इनके निवास क्षेत्र पढ़ेंगे अपन, इनके निवास क्षेत्र कौन से हैं। अब आपको याद है गोंड शब्द विश्व में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसके बाद गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंडा शब्द से। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है, सीखनी पड़ेंगी शुरू में। आप ढंग से पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। विश्व में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडा शब्द से हुई है, जिसका क्या अर्थ है? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, पहाड़ी। और यह प्रायद्वीपीय पहाड़ी क्षेत्रों में यह जनजाति निवास करती है। अब मुख्यतः कौन सा स्थान है इसका? अब अपन देखेंगे इनका निवास स्थान। पहला है निवास क्षेत्र। अब निवास क्षेत्र में ये कहाँ निवास करते हैं? अब देखो, मैं एक बार रफली भारत का मैप बना देती हूँ। ठीक है। अब भील तो अपन ने इधर
लेकिन ये मध्यवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। ये लगभग इस क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। यहाँ कौन सी जनजाति समूह पाया जाता है? यहाँ गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। आपको मैप में देखोगे, अब ये मध्यवर्ती प्रायद्वीप के मध्यवर्ती भाग है ये। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। मध्य प्रदेश इसके लिख सकते हो आप। इसमें कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कुछ भाग उड़ीसा का भी आता है इसमें, उड़ीसा व झारखंड, व असम में भी कुछ भाग इसका पाया जाता है, पर बहुत कम। मुख्य प्रदेश क्या है? अब देखो, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र का कुछ भाग, उड़ीसा और झारखंड का कुछ भाग, ठीक है, और तेलंगाना का कुछ भाग इसमें आता है। इन क्षेत्रों में यह जनजातियां निवास करती हैं। आपको याद हो गया होगा। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, और कुछ भाग इसमें असम में भी यहाँ निवास करता है। लेकिन मुख्य क्षेत्र इसका यही है, यह मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। अब यहाँ पर वनों की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। तो इन पहाड़ी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जनजातियां जो हैं वो दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है, या तो वो मरुस्थल में, या वो पहाड़ी क्षेत्रों में, या वो टुंड्रा प्रदेशों में, इस प्रकार से वो निवास करती हैं। तो यह इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और असम के कुछ भागों में यह लोग निवास करते हैं। अब आपके ये याद हो गया होगा कि किन किन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और असम में। अब ये तुम्हें याद रखना है, मैंने मैप में भी तुम्हें बता दिया कि इस क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। अब ये पहाड़ियों की ऊंचाई यहाँ कितनी है? अब इनमें क्या क्या, एक तो ये आप क्षेत्रों के नाम भी लिख सकते हो, या पहाड़ियों के आधार पर लिखें तो देखो इसमें है सतपुड़ा, मैकान और सोनदेवगढ़ की ऊंची भूमि, बस्तर, पठार व गजगढ़ पहाड़ियों में ये लोग रहते हैं। यहाँ पर मुख्यतः सतपुड़ा, ये सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और ये पाई जाती हैं। आप तो इनके ये नाम याद रख लेना प्रदेशों के। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और असम के कुछ क्षेत्रों में ये लोग पाई जाती हैं। अब इनमें ये है, मैंने तुम्हें अभी बताया कि यहाँ पर पहाड़ियों की ऊंचाई, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो 600 मीटर से 900 मीटर लगभग यहाँ की पहाड़ियों की, ये मैं काल और ये बताई ना मैंने, पहाड़ी सोनगढ़, ये पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच में पाई जाती है। और यहाँ पर तापमान भी अधिक पाया जाता है। यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है ग्रीष्म काल में। और यहाँ पर वर्षा भी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। और वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? वर्षा भी अधिक होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो यहाँ, क्योंकि यह मध्यवर्ती भाग है, तो यहाँ से ये जो अरब सागर से मानसून आने वाली और बंगाल की खाड़ी से मानसून आने वाली, दोनों मानसूनों से यहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ पर वर्षा की औसत कितना है? 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ठीक है, ये आपको मुख्य बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें? निवास क्षेत्र में, यह पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, तेलंगाना और असम का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। यहाँ पर 600 मीटर से 900 मीटर के बीच की
पहाड़ियों की ऊंचाई पाई जाती है। यहाँ पर ग्रीष्म काल में तापमान अधिक रहता है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। और यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा का औसत है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको निवास क्षेत्र में आपको याद हो गया होगा कि ये लोगों में मुख्य विशेषताएं क्या है। अब इसके बाद निवास क्षेत्र में एक बार फिर देख लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इनके सभी जनजातियों के आपको निवास क्षेत्र सही याद करने हैं। इनमें मैंने बता दिया पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यवर्ती भारत के मध्यवर्ती भाग में रहती हैं। अब सबसे पहले तो गौंड जनजाति का परिचय देना है आपको और उसके बाद इसके निवास क्षेत्र में मैंने मुख्य बातें बता दी हैं। अब अगला है ये लोग, अगला पॉइंट अपना कौन सा है? आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप। अब आर्थिक क्रियाकलाप में वही अलग अलग पॉइंट बना के क्रियाकलाप। अब इसमें ये लोग क्या क्या काम धंधे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या भोजन है इनका, तो इसमें देखो इनका मुख्यतः वही है। इसमें भी मुख्यतः इन जनजातियों का काम क्या है? आखेट और शिकार करना। आखेट व शिकार करना। ठीक है, आखेट करना। दूसरा इसमें ये लोग मैंने भील भी बताया था, एस्किमो और बुशमैन जनजाति वो काफी रूढ़िवादी काम है क्योंकि समाज का उन पे संपर्क नहीं ज्यादा बढ़ रहा है तो वो लोग कृषि वगैरह नहीं करने लगे, स्थायी जीवन नहीं जीने लगे। लेकिन ये लोग कृषि और पशुपालन भी करने लग गए हैं। कृषि व पशुपालन भी करने लग गए हैं आप ये लोग। तो इनमें मुख्य विशेषता क्या है? ये लोग कृषि भी करने लग गए हैं। कृषि की विधि को अब क्या कहते हैं ये अपन आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहला है ये आखेट की है, किन किन पशुओं का ये लोग शिकार करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अपराध के नियमों के खिलाफ है। तो अब इस पे फिर भी प्रतिबंध लगा रखा है भारत में, लेकिन फिर भी ये लोग लुका छुपी करके ये लोग आखेट करते हैं जानवरों का। और ये इनका मुख्य काम और आर्थिक क्रियाकलाप में अपन क्या करेंगे? ये लोग मछली पालन भी करते हैं। मछली पकड़ना है ना, ये भी करते हैं। कृषि व पशुपालन के साथ साथ ये लोग मछली पालन भी करते हैं। मछली पालन, ठीक है। अब इनमें आ गया आपके समझ में कि आखेट करने पे वैसे तो भारत में, क्योंकि ये काफी क्षेत्र में अभी मैंने बताया मध्यवर्ती क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो आखेट करने पे वैसे सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। पशुओं का, जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन अब ये लोग बहुत कम आखेट करते हैं। अब आखेट का स्थान किसने ले लिया है? कृषि व पशुपालन ने ले लिया है। कृषि व पशुपालन करने लग गए यहाँ। आखेट के स्थान पर क्या काम हो गया? इनका मुख्य कृषि व पशुपालन, क्योंकि आदिम काल में तो ये लोग आखेट करते थे मुख्य पे, लेकिन अब सरकार ने इस पे शिकार करने पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो ये लोग अब क्या करते हैं? कृषि व पशुपालन इनका मुख्य काम हो गया। ये इन चीजों का आपको वर्णन करना पड़ेगा। अब इसके आगे है भोजन में ये लोग क्या खाते हैं, क्योंकि कृषि करते हैं तो आपको पता ही है ये लोग अनाज का भी प्रयोग अधिक करते हैं। अब आखेट के बाद आ जाएगा कृषि कि भोजन में ये लोग क्या खाते हैं। अब देखो तुम्हारी बुक में दे रखा है कि ये लोग कुटकी, कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज बोलों के मुख्य खाद्यान्न है जो उन पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित किए जाते हैं। और ये लोग सब्जियां भी घर में उगाकर ही खाते हैं और चावल भी मुख्य इनका भोजन है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, इधर मध्यवर्ती क्षेत्रों में चावल काफी मात्रा में उत्पादित किया जाता है, तो चावल इनका मुख्य, चावल भी ये लोग खाते हैं। और ये चावल किसमें, देखो अपन ने भील में भी पढ़ा था कि वो लोग लापसी बना के खाते थे तीज
और ये लोग क्या खाते हैं, विशेष अवसरों पर, तीज त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर ये लोग क्या करते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं, अपने खाने में चावल खाते हैं। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और जो स्थानीय अनाज है, फिर इसके बाद और क्या खाते हैं ये लोग, जो जानवरों का शिकार करते हैं, तो उनकी इनमें क्या एक परंपरा, जैसे अपन समाज में संस्कृति पढ़ेंगे तो इनमें जैसे पशुओं की बलि दी जाती है और उनका मांस भी ये लोग खाते हैं। ठीक है, अब आपको आखेट में आ गया समझ में कि आखेट के स्थान पे आप ये क्या करने लगे हैं, कृषि व पशुपालन ने ले लिया इसका स्थान। भोजन में ये क्या करते हैं, वैसे तो ये कुटकी, कोदू है, कुटकी जैसे स्थानीय अनाज जो ये उत्पन्न करते हैं, और ये विशेष अवसरों पर चावल खाते हैं, और यह जानवरों का मांस भी खाते हैं। अब अगला पॉइंट है अपना वस्त्र व आभूषण। अब अगला पॉइंट क्या होगा अपना, इधर लिख देती हूं मैं, वस्त्र व आभूषण। आभूषण, अब वस्त्र और आभूषण में, क्योंकि यह अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और यह आधुनिकता से काफी संपर्क में है, तो इन्होंने अपने वस्त्रों में भी चेंज कर लिया है। क्या चेंज कर लिया है, ये लोग सूती वस्त्र मुख्यतः पहनते हैं, सूती वस्त्र मुख्यतः पहनते हैं। ठीक है, अब सूती वस्त्रों में जैसे नॉर्मल रूप से जो बनाते हैं पुरुष धोती तथा स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। पुरुषों का क्या है, पुरुष क्या पहनते हैं, इनमें आपको याद रखना है धोती कुर्ता ये जो होते हैं ना, और स्त्रियां ये काफी इन जनजातियों में ये साड़ी और चोली। ठीक है, अब इन जनजातियों में हमने चारों जनजाति पढ़ी है, उनमें जो एक गोंड जनजाति है ना, यह काफी विकसित जनजाति है उनकी बजाय, तो इन्होंने सूती वस्त्र का प्रयोग किया है। आपने पहले पढ़ा था ना, एस्किमो ये पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्र वही पहनते थे, लेकिन ये सूती वस्त्र पहनते हैं। इनमें धोती कुर्ता, ये स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती है। अभी आभूषणों का प्रयोग क्या करते हैं, ये आभूषण काफी पहनते हैं। स्त्रियां अपने हाथों में कांच की चूड़ियां ये भी पहनती हैं, और ये रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में मनके व कोड़ियों से बना हार पहनती हैं। ठीक है, स्त्रियां अक्सर शरीर पर एक ये मुख्य विशेषता है, स्त्रियां हैं वो शरीर पर गोदना गुदवाती, इनकी मुख्य विशेषता। ये आपने हिंदी में पढ़ी है ना, उन तीन जनजातियों में नहीं थी, तो ये आपको याद रखना है, गोदना गुदवाना, गोदना गुदवाना। गोदना क्या होता है, शरीर पे जैसे ये काले काले छापे से गोदना गुदवाते हैं ना, अलग अलग तस्वीरें बनवा लेते हैं, या कोई चित्रकारी, कोई पशु का चित्र बनवा लिया, या कोई पेड़ का है, इस प्रकार से कोई नाम लिखवा लेते हैं, कोई हाथ पर कोई पीठ पर ऐसे। तो इनमें गोदना गुदवाने की परंपरा ज्यादा है, किनमें, गोंड जनजाति में। इनकी स्त्रियां काफी गोदना गुदवाती हैं शरीर पे, ये इनका एक आभूषण ही मान लो आप। ठीक है, और ये किस किस धातु के आभूषण पहनते हैं, इनमें पुरुष व स्त्रियां चांदी व एल्युमिनियम के गहने पहनती हैं। किस किस से बने, चांदी व एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से बने गहने पहनती हैं। अब आ गया आपकी समझ में वस्त्र व आभूषण में कि ये सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पुरुष धोती पहनते हैं, स्त्रियां साड़ी और चोली पहनते हैं। स्त्रियां गोदना गुदवाती हैं, स्त्रियां अपने हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और मनके का हार, गले में मनके मोतियों की माला या हार बोल सकते हो आप उसे, वो पहनती हैं। यह चांदी व एल्युमिनियम के गहनों का प्रयोग ये लोग करते हैं। अब आपने पढ़ा आखेट, आखेट में मैंने बताया था तुम्हें, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपके जल्दी लर्न हो जाए। आखेट में मैंने बताया था कि अब शिकार करने आखेट के स्थान पे अब ये लोग कृषि व पशुपालन ज्यादा करने लगे हैं। भोजन में मैंने बताया कि ये जो स्थानीय अनाज उत्पादन करते हैं वही खाते हैं, विशेष अवसरों पर ये चावल खाते हैं, और यह मांस का भी प्रयोग करते हैं अपने खाने में। अब वस्त्र व आभूषण में है, सूती वस्त्र पहनते हैं, पुरुष धोती पहनते हैं मुख्यतः, और स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती हैं। स्त्रियों अपने हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में मनके का हार पहनती हैं, और ये शरीर पर गोदना
बनवाती हैं। चांदी व एल्यूमिनियम के आभूषण पुरुष व स्त्रियां दोनों पहनती हैं। अब ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब है निवास गृह किस प्रकार के होते हैं। अब अगला पॉइंट है इसी में कि इनके निवास गृह किस प्रकार के होते हैं। निवास गृह कि ये मकान किस प्रकार के बनाते हैं। यह पल्ली आकार के मकान बनाते हैं। छोटे छोटे गांवों में ये लोग रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उस शगुनी लगाकर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये जो जनजातियां हैं ये ज्यादा विश्वास किसमें करती हैं, अंधविश्वासों में। जैसे देवताओं को माना, भूत प्रेतों को माना, आपने पढ़ा है ना पहले। तो ये लोग भी क्या करते हैं, जब मकान अपना बनवाते हैं ना तो पहले शगुन निकलवाते हैं और उसी हिसाब से फिर ये मकान बनाते हैं। और जहां पर ये मकान बनाते हैं मुख्य विशेषता क्या है कि वहां पर ये लोग बलि देते हैं पशु की। कौन से पशु की, बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। कौन कौन से पशु की, बतख या मुर्गे की बलि देकर ही ये लोग, मुर्गे की बलि दी जाती है, वो देकर ही ये लोग मकान का मुहूर्त शुरू करते हैं। अब ये मुख्य हैं और ये इनके मकान किसके बने होते हैं, घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। रहने जिसमें ये मकान किस प्रकार के होते हैं, रहने का कमरा, रसोई, बरामदा व पूजा घर जरूर होता है। अब ये चीज एक इसमें मेन चीज क्या आई है, पूजा घर। और तो किसी में भी अपन ने नहीं पढ़ा ना, अपन ने भील में भी पढ़ा था कि उनके रसोई घर आगे पशुओं को रखने की जगह, अन्य भंडार रखने की जगह होती है, लेकिन रसोई घर, पूजा घर और बरामदा इनके घरों में जरूर होता है। रसोई घर, बरामदा इनके घरों में जरूर होता है। किस प्रकार का इनका घर बनाते हैं जिसमें एक पूजा घर, रहने का कमरा होता है, पूजा घर होता है, रसोई घर होता है और बरामदा होता है। ठीक है, अब आपके आ गया होगा समझ में कि निवास गृह में ये सबसे पहले जो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त निकलवाकर, शगुन निकलवाकर ये मुहूर्त करते हैं। उसके बाद उसमें पूजा घर, रसोई घर और बरामदा जरूर बनाते हैं ये लोग। अब अगला पॉइंट है औजार व बर्तन किस किस के उपयोग करते हैं ये। औजार व बर्तन। अब औजार व बर्तन में है कि ये लोग गौण लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें स्थानीय रॉड, कालियां, खुरपा, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं भी बना लेते हैं। गौण के घरों में कुछ चारपाइयां तथा लकड़ी के स्टूल बने होते हैं। दरियां बैठने व सोने के लिए उपयोग में की जाती है। अब ये आधुनिक प्रकार की जनजाति है, यूं समझ लो एक आप कि ये लोग औजार व बर्तन जो स्थानीय लोग बनाते हैं, कारीगर बनाते हैं ना, जो उपयोग करते हैं लोहारों के द्वारा, फावड़ी, कसी, ये फावड़ा, खुरपा और दराती, कुल्हाड़ी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये लोग चारपाइयां भी, लकड़ी के स्टूल और चारपाइयां ये लोग अपने घर में ही बना लेते हैं और सोने के लिए दरियों का प्रयोग करते हैं। अब अपना आर्थिक क्रियाकलाप पूरा हो गया जिसमें अपन ने पढ़ा है सबसे पहला पॉइंट था खेत, दूसरा है भोजन, तीसरा है निवास गृह, चौथा है औजार और बर्तन और एक था अपना वस्त्र। अब इसके